क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ऑन 11th November 2007 द premises of Rocky Limited on 11th November 2007 the premises of Rocky Limited was destroyed by fire. The following information is made available. Stock as on 1st April 2006 3,75,000. Purchase from 1st April 2006 to 31st March 2007 5,20,000. ठीक है, आगे बोलता है सेल्स फ्रॉम 1st April 2006 टू 31st March 2007 8,55,000. स्टॉक बता रखा है 31st March 2007 को 2 लाख रुपीस का. परचेज बताया है 1st April 2007 टू 11th November 2007 3,41,000. और सेल्स बता रखी है 1st April 2007 to 11th November 2007 4,35,500. आगे बोलता है इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31st March 2007 ड्यू टू डैमेजेस 50% of the value of stock which originally cost 22,000 was written off. ये कह रहा है कि 31st December 2007 को, सॉरी 31st मार्च था ना, 31st March 2007 को जब आपने स्टॉक 2 लाख रुपए में वैल्यू किया था तो एक 22,000 की कॉस्ट का माल था जिसको आपने 50% रिड्यूस करके 11,000 में वैल्यू किया था. ठीक है साहब, मतलब इसमें एक ऐसा माल जुड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू आपने 11,000 रुपीस कम कर रखी है. तो सबसे पहले मैं 11,000 ऐड कर देता हूं, वैल्यू हो जाएगी 2,11,000 और उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक तो 22,000 और एक बचेगा 1,89,000 जैसा कल वाले क्वेश्चन में था. आगे बोलता है इन जून 2007 अबाउट 50% ऑफ दिस स्टॉक वाज सोल्ड. ये जो स्टॉक है इसका 50% हिस्सा सेल कर दिया गया. तो 50% का मतलब 11,000 की कॉस्ट का माल 5,500 में सेल कर दिया तो 5,500 का क्या हो गया, लॉस ऑन सेल. ठीक है साहब, और आगे पढ़ते हैं. फिर क्या बोला, एंड द बैलेंस ऑफ ऑब्सोलेट स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज द सेम प्राइस. सेम प्राइस मतलब जो बचा हुआ 50% था वो कहां पे है, वो स्टॉक में है, और उससे भी कितना पैसा मिलेगा, उससे भी सेम प्राइस. मतलब वो माल कितने का है, 11,000 की कॉस्ट का है, उसे वैल्यू कितने पे किया है, 5,500 पे. तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5,500 का लॉस ऑन वैल्यूएशन. ठीक है साहब, तो आपको अभी तक के क्वेश्चन की डिटेल समझ में आ गई. 31st March 2007 को मेरे पास 2 लाख रुपए का सामान पड़ा था, इसमें मैंने 11,000 कम कर रखे थे. तो सबसे पहले तो मैंने 11,000 ऐड कर दिए. अब इसमें 22,000 का तो डिफेक्टिव था, तो 1,89,000 का नॉर्मल गुड्स था. डिफेक्टिव का 50% सेल कर दिया
मतलब 11,000 का माल सेल कर दिया। कितने में सेल किया? 5,500 में। तो लॉस ऑन सेल कितना हो गया? 5,500। फिर बोलता है कि इसका बचा हुआ 50% अभी भी आपके पास पड़ा है, उसकी वैल्यू कितनी है? 11,000। उसको कितने में रिकॉर्ड किएंगे? सेम वैल्यू मतलब 5,500। तो उस पे लॉस ऑन वैल्यूएशन कितना हो जाएगा? 5,500। तो सिंपली ये चीज ऐसी है, 50%, 50%, 50% पे ही कंफ्यूज मत हो जाना। चीजें समझ में आ गई क्या? फटाफट से बताओ। अब बता दो क्या ये मेरे को ये वैल्यूज समझ में आ गई? क्योंकि ये सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में काम आएगी। सत्य, यस सर। ओके, और आगे चलते हैं। फिर बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर सेल्स। बाकी सेल के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सेम है। स्टॉक साल्वेज कितना है? स्टॉक साल्वेज है 11,500। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट इन फायर। मतलब क्लेम का अमाउंट नहीं निकालना, आपको 3 ही स्टेप करनी है। लॉस ऑफ स्टॉक तक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, मेरे साथ साथ देखेंगे। स्टेप नंबर 1, किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका हम चेंज नहीं करेंगे। सॉल्यूशन नंबर ये है, सॉल्यूशन नंबर 3। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 आपको क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 कहता है कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर। लास्ट अकाउंटिंग ईयर का जीपी रेट। वो जीपी रेट निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? वो जीपी रेट निकालने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। कब से कब तक का बनाना पड़ेगा? वो ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा 1 अप्रैल 2006 टू 31 मार्च 2007। 3 कॉलम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं साहब। नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स, टोटल। नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स, टोटल, पर्टिकुलर्स एंड पर्टिकुलर्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं। हमें बताया हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2006 को ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक था 3,75,000। तो मैंने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक। $3,75,000।
बेटा ये ओपनिंग स्टॉक क्या नॉर्मल था या एबनॉर्मल था, जल्दी से बताएंगे। ये वाला ओपनिंग स्टॉक क्या नॉर्मल था या एबनॉर्मल था? 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2006 को जो ओपनिंग स्टॉक था वो नॉर्मल था या एबनॉर्मल था? जल्दी से बताइए। 1 अप्रैल 2000 नॉर्मल था, तो मैं नॉर्मल में लिख देता हूं 3,75,000। एबनॉर्मल में कुछ भी नहीं आया। ठीक है साहब। फिर हमने किया परचेज। टू परचेज, परचेज कितने का किया? परचेज बता रखा है 5,20,000, 5,20,000। अब बेटा इस साल के एंड में जाते जाते एबनॉर्मल माल आ गया। ओपनिंग स्टॉक में कोई एबनॉर्मल नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक में एबनॉर्मल है, तो वो एबनॉर्मल कहां से आया होगा? वो एबनॉर्मल माल इस साल की परचेज में से आया होगा। मतलब इस 520 में से 22,000 का माल तो एबनॉर्मल माल था। मतलब नॉर्मल माल कितने का था? नॉर्मल माल था 4,98,000 का। नॉर्मल माल की वैल्यू थी 4,98,000। चलिए आगे चलते हैं। फिर बोला सेल्स। सेल्स पिछले साल में हुई है बाय सेल्स 8,55,000। तो एक बात बताओ बेटा, 2006-7 में जो सेल हुई थी वो सेल नॉर्मल सेल थी या एबनॉर्मल सेल थी? पूरी की पूरी नॉर्मल सेल थी। तो 8,55,000 पूरी की पूरी सेल नॉर्मल सेल थी। देर आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने पे वैल्यू किया था? क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर रखा था 2 लाख पे, लेकिन इसमें से 11,000 रुपीज कम किए हुए थे। 22 का 50%, 22,000 का 50%, मतलब 11,000। तो टोटल वैल्यू हो गई 2,11,000। इस 2,11,000 में से एबनॉर्मल कितने का था? 22 का। तो नॉर्मल कितने का बाकी रह गया? नॉर्मल बच गया 1,89,000। चलिए सर क्लोज कर देते हैं। ये 22,000 और 22,000 कंप्लीट हो गया। जीपी बता दीजिए बेटा। जीपी टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 10,66,000, 10,66,000। ये हो गया 10,44,000, 10,44,000। जीपी का अमाउंट आ गया 1,71,000 और 1,71,000।
71,000। जीपी रेट कितना हो गया बेटा? जीपी रेट हो गया 1,71,000 अपॉन 8,55,000 multiplied by 100, that is 20% on sales, 20% on sales। क्लियर है सभी को बेटा? इतनी बात सभी को क्लियर है? क्या इस अकाउंट में किसी को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है क्या? मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एकदम क्वेश्चन नंबर 2 का कॉपी है, मैंने अभी तक कोई भी चेंज नहीं किया। क्लियर? यहां से आपको क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो 20% जीपी रेट ध्यान में रखना है और एक ये क्लोजिंग स्टॉक ध्यान रखना है। ठीक है, डेट इज योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 मैं यहीं पे कर देता हूं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। आग लगने वाले दिन स्टॉक की वैल्यू क्या थी? ये कैलकुलेट करने के लिए हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक का बनाएंगे? करंट ईयर के स्टार्ट होने से लेके आग लगने वाले दिन तक का, मतलब 1 अप्रैल 2007 टू 11 नवंबर 2007। चलिए ये लीजिए साहब, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। थोड़ा सा मैंने छोटा लिखा है। नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। पर्टिकुलर्स एंड पर्टिकुलर्स। सबसे पहले बताइए ओपनिंग स्टॉक। तो जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो यहां का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना? नॉर्मल का ओपनिंग स्टॉक था 1,89,000। एबनॉर्मल का था 22,000 और टोटल था 2,11,000। जो पीछे से वैल्यू लाए थे वही वैल्यू हमने यहां पे कॉपी कर दी। फिर ये कहता है परचेज, टू परचेज। बेटा इस साल कितनी परचेज बता रखी है? इस साल परचेज बता रखी है 3,41,000।
क्या दोबारा भी कोई एबनॉर्मल माल आया है क्या? क्या दोबारा भी कोई एबनॉर्मल माल आया है या केवल एक ही बार आया था? दोबारा कोई भी एबनॉर्मल माल नहीं आया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा 341 नॉर्मल गुड्स है। ठीक है साहब, फिर आ जाते हैं सेल्स पे। बाय सेल्स, बाय सेल्स, सेल्स कितनी हुई है? सेल्स कितनी हुई है? सेल बता रखी है 4,35,500, 4,35,500। इसमें से एबनॉर्मल माल की सेल कितनी है? जल्दी से बताइए। 4,35,500 में से एबनॉर्मल माल की सेल कितनी है? एबनॉर्मल माल था 22,000 का, उसका 50% मतलब 11,000 का माल बेच दिया गया। कितने रुपए में? 5,500 में। कितने में बेचा गया था? 5,500 में। एबनॉर्मल माल की सेल कितनी है? बेटा मैंने आपको अभी समझाया था, 22,000 का माल था, इस माल का 50% हिस्सा मतलब 11,000 का माल सेल कर दिया गया 5,500 में। ठीक है साहब, तो लॉस बचा हुआ 5,500 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो कितने में बेचा गया? सेल हो गया एबनॉर्मल माल 5,500 में। तो नॉर्मल माल कितने का बचा? नॉर्मल सेल बची है, नॉर्मल सेल बची है 4,30,000। टोटल सेल थी 4,35,500, उसमें से एबनॉर्मल माल बिका है 5,500। तो नॉर्मल माल कितने का बचा है? 4,30,000। बेटा एबनॉर्मल माल को बेचने से फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? एबनॉर्मल माल को बेचने से फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? जल्दी से बताइए। एबनॉर्मल माल को सेल करने से फायदा हुआ है या नुकसान? नुकसान हुआ है। तो लिख देते हैं बाय लॉस ऑन सेल। इसे लिख देते हैं बाय लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हो गया? 5,500 का। 5,500। चलिए साहब, इतना काम होने के बाद यहां निकाल लेते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। नॉर्मल सेल पे तो क्या कमाया होगा? नॉर्मल सेल पे तो ग्रॉस प्रॉफिट कमाया होगा। नॉर्मल सेल कितने की थी? 4,30,000। उस पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया है? 20%। तो 4,30,000 का 20% अमाउंट हो गया 86,000। यहां पे भी कितना आ गया? 86,000। इसको कर देते हैं कंप्लीट। ये लीजिए साहब, फटाफट से
अब आप मुझे नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक बता दीजिए। नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक मैं लिख देता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक। नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक बता दीजिए कितना आता है। इसका टोटल लगाइए। नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 11,000, 2 लाख, 5 लाख 30,000, 6 लाख 16,000, that is 6 lakh 16,000, 1 lakh 86,000, 1 lakh 86,000। ठीक है साहब। एबनॉर्मल गुड्स बताइए, यहां पे आ जाइए वापस। एबनॉर्मल गुड्स कितने के बचे थे? टोटल थे 22 के। 22 में से 50% तो बिक गया था। कितना बचा था? 50% कितने का होता है? 11,000 का। इस माल को वैल्यू कितने में किया है? इस माल को वैल्यू किया है 5,500 में। तो फिर इस माल पे भी क्या हो गया? इस माल पे भी लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 5,500 का। कल मैंने आपको यह बात समझाई थी कि अगर लास्ट में बचे हुए माल को उसकी कॉस्ट से कम पे वैल्यू किया जाता है तो उसे लॉस ऑन वैल्यूएशन कहते हैं। लिख देते हैं। कितने पे वैल्यू किया? 5,500 पे। तो फिर हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया बाय लॉस ऑन वैल्यूएशन। कितने का लॉस आ गया? 5,500। टोटल वैल्यू ये हो गई 5,500। टोटल स्टॉक कितने का हो गया? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताइए बेटा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई 1,86,000 का तो नॉर्मल गुड्स, 5,500 का एबनॉर्मल गुड्स। टोटल वैल्यू हो गई 191,500। टोटल वैल्यू हो गई 1,91,500। क्लियर है सभी को? चलिए स्टेप नंबर, ये तो था मेरा स्टेप नंबर 2। अब है मेरा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? स्टेप नंबर 3 कहता है लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक। 191,500 माइनस, क्या माइनस कर देते हैं? साल्वेज्ड गुड्स। साल्वेज्ड कितनी थी? 11,500। तो फिर लॉस ऑफ स्टॉक कितना आ गया? लॉस ऑफ स्टॉक आ गया 1,80,000। हाँ जी बेटा, सभी को पूरा क्वेश्चन क्लियर है? मेरे हिसाब से अब इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से अपने, मतलब इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया और क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। डन। चलिए बेटा, लॉस ऑफ स्टॉक में केवल अपना एक क्वेश्चन बचा हुआ है। लॉस ऑफ स्टॉक में केवल एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, केवल एक जर्नल एंट्री करने वाला क्वेश्चन है। तो फटाफट से मैं आपको करा देता हूं
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको फटाफट से करवा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा मेरे साथ। हटा दें क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 3 को। चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक कंपनी लॉज्ड ए क्लेम टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर ₹5 लाख इन सितंबर 2006। एक कंपनी के कोई नुकसान हो गया था, आग से माल जल गया होगा, तो उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया 5 लाख रुपए का। द क्लेम वाज सेटल्ड इन February 2007, 3,50,000. How will you record the shortfall in claim in the books of company? तो एक बात बताओ बेटा, जब इसको नुकसान हुआ होगा, सत्य का आ रहा हूं, अभी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पे भी आ रहा हूं, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पे आ रहा हूं, अभी रुक जाओ एक बार। सेकंड वाला जो आंसर है वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ही है, सेकंड पॉइंट जो है वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ही है, ठीक है। अभी ये सुनो, हमने क्या कहा कि मेरी शॉप में आग लग गई और मेरे 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, मैंने इंश्योरेंस कंपनी पे 5 लाख का क्लेम कर दिया, तो क्या एंट्री होगी 5 लाख का क्लेम करने की? 5 लाख का क्लेम करने की मैंने सितंबर 2006 में क्या एंट्री की होगी? ये वैसे हमें करनी नहीं थी, ये करके बता रखी होगी। सितंबर 2006 में मैंने क्या एंट्री की होगी, जल्दी से बताइए। मैं थोड़ा सा डिटेल्ड में पूछना चाहता हूं आपको। जब सबसे पहले आप ये बताइए, जिस दिन आपकी शॉप में आग लगी और आपके 5 लाख का नुकसान हो गया, आपको पता चला 5 लाख का माल जल गया, तो आपने वो नुकसान होने की क्या एंट्री की थी? सबसे पहले तो ये बात बताइए। सबसे पहले तो माल जलने की क्या एंट्री की होगी? ये एंट्री करते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सबसे पहले जब हमारा गुड्स जलता है तो हम एंट्री करते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ₹5 लाख लॉस बाय फायर टू परचेज। फिर हमने इंश्योरेंस ले रखा था, इसलिए हमने लॉस बाय फायर को P&L में ना डाल के इंश्योरेंस कंपनी पे डाल दिया।
वो अगर इंश्योरेंस नहीं ले रखा होता है तो लॉस बाय फायर को P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। हमने इंश्योरेंस क्लेम ले रखा था तो हमने इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ये दोनों एंट्रियां हमने कब की होगी? ये दोनों एंट्रियां हमने सितंबर में की होगी। फिर इसने कहा कि मार्च है या फरवरी? इसने कहा फरवरी 2007, फरवरी 2007 आपको क्लेम का पैसा मिल गया। तो मैंने कहा कितना मिला? तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 3,50,000। लेकिन मैंने क्लेम कितने का किया था? टू इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख। इसका मतलब जो मुझे नुकसान हुआ था तो मैं उसको लिख दूंगा P&L अकाउंट डेबिट कि 5 लाख का जो माल जला था उसमें से 3,50 तो मिल गए और 1,50 का क्या हो गया? नुकसान। तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर केवल ये वाली एंट्री है। ये काम, ये दोनों एंट्री आप सितंबर में कर चुके हो। क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि आपको जो पैसा कम मिला है, शॉर्टफॉल रहा है, शॉर्टफॉल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो हमने कहा हमें 5 लाख रुपए लेने थे, 3,50 मिल गए, मतलब 1,50 के नुकसान को हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 1,50 के नुकसान को हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है सभी को? हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है? तो ये था हमारा बेटा लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। तो मैंने कहा था पहले तरीके का। दूसरा नुकसान, दूसरे तरीके की पॉलिसी होती है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। एक बात बताइए छोटी सी, आपकी शॉप में आग लग गई या मेरी शॉप में आग लग गई, सारा सामान जल गया, चलो सामान का पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन कल सुबह पूरी शॉप वापस से तैयार हो जाएगी क्या? क्या कल सुबह पूरी शॉप वैसी की वैसी वापस से तैयार हो जाएगी क्या? नहीं होगी। 2-5 दिन 10 दिन पूरा रिनोवेशन होगा, माल आएगा, इतने दिन तक क्या जो डेली सेल होती थी वो हो पाएगी? जो डेली सेल होती थी वो सेल हो पाएगी क्या? वो सेल नहीं हो पाएगी। और जब वो सेल नहीं हो पाएगी तो उस सेल से हम प्रॉफिट कमाते, वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो वो उसके लिए भी हम एक पॉलिसी करा सकते हैं, जिस पॉलिसी को कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, या फिर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। आग लग गई थी, उसके कॉन्सिक्वेंस से हम अभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी को ही कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। बहुत ही इजी है, स्टेप्स जरूर ज्यादा है, जैसे यहां पे 4 स्टेप थी वहां पे 9 स्टेप्स है, लेकिन यहां बार बार अलग अलग तरीके का क्वेश्चन आता था, वहां केवल एक ही तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो डेट इज कल पढ़ेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें, पीछे का रिवाइज भी करें, कॉस्ट में भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लें। ओके, बाय बाय।